नमस्कार। अगस्ती आयुर्वेद पंचकर्मोपचार इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी वापटकडूस आप सभी का स्वागत करती हूँ। पंचकर्म और उसके साथ किए जाने वाले पूरक कर्म या उपकर्म, इनके बारे में पूरी जानकारी देने का ये एक प्रयास है, जिसमें प्रत्येक कर्म की संज्ञा, अर्ह अनर्ह, कर्म के लिए आवश्यक सामग्री और पूर्ण कर्म के बारे में प्रात्यक्षिक के सहित हर एक दृष्टिकोण से जानकारी मिल सके। ये कर्म करते समय कुछ द्रव्यों का प्रयोग अनिवार्य स्वरूप से किया जाता है, जिनके निर्माण विधि के बारे में भी हमें जानकारी होना जरूरी है। इसीलिए आज हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ धान्याम्ल अर्थात धान्याम्ल निर्माण विधि। धान्याम्ल के पर्याय कहे गए हैं कांजिक और आरनाल। तो मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगी कि भाव प्रकाश निघंटु में कांजिक, आरनाल, धान्याम्ल इस तरीके से ये सारे संधान वर्ग में आए हुए अलग अलग द्रव्य है, ना कि इसके पर्याय। लेकिन बृहत्त्रयी में धान्याम्ल को ही कांजी कहा गया है। इसमें मुख्य घटक है धान्य, तंडुल स्पेशली, इसी के ऊपर इसका नाम धान्याम्ल रखा गया है। भाव प्रकाश निघंटु के अनुसार ये संधान वर्ग में आने वाला द्रव्य है और चरक के अनुसार ये धान्यासव में आने वाला एक द्रव्य है। चरक में आसव के टोटल 84 प्रकार बताए गए हैं, उसमें से एक धान्यासव है और उसमें से एक धान्याम्ल है। अष्टांग हृदय और सुश्रुत के अनुसार ये मध्य वर्ग में आने वाला एक द्रव्य है। अभी हम इसके रेफरेंसेस देखेंगे। तो आज का ये जो धान्याम्ल निर्माण है, इसका रेफरेंस हमने स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज द्वारा संग्रहित व रचित रसतंत्र सार व सिद्ध प्रयोग संग्रह इस ग्रंथ से लिया हुआ है। इसके प्रकाशक है कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन, कालेड़ा, अजमेर। अब हम इसके ग्रंथोक्त रेफरेंसेस देखेंगे। तो सबसे पहला रेफरेंस जो है ये भाव प्रकाश निघंटु का संधान वर्ग का रेफरेंस है। धान्याम्लम शालिचूर्णंच कूद्रवादी कृतम भवेत, धान्याम्ल धान्य योनित्वात् प्रीणनम लघुदीपनम, अरुचौ वात रोगेषु सर्वेषु आस्थापने हितम। तो इसका मतलब है कि ये जो धान्याम्ल है ये आइदर शालिचूर्ण से या कोद्रव से किया जाता है। आज का हमारा निर्माण जो है ये शाली से किया हुआ है। ये धान्याम्ल है, धान्य योनि है इसकी वजह से ये प्रीणन है, लघु है और दीपन है। और कुछ व्याधि जैसे कि अरुचि या वात व्याधि, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है और सर्व आस्थापन में हितकारक ऐसा ये धान्याम्ल है। इसी के साथ हम बृहत्त्रयी में आने वाले कुछ रेफरेंसेस देखेंगे, जिसमें से पहला जो रेफरेंस है ये सुश्रुत संहिता का है। धान्याम्लम धान्य योनित्वात् जीवनम दाहनाशनम, स्पर्शात् पानात् तु पवन कफतृष्णाहरम लघु, तैक्ष्ण्याच्च निर्हरेदाशु कफम गंडूषधारणात्, मुखवैरस्य दौर्गन्ध्य मलशोषक्लमापहम, दीपनं जर्णं भेदी हितमास्थापनेषु च, समुद्रमाश्रितानां च जनानां सात्म्यमुच्यते। तो यहाँ पर भाव प्रकाश निघंटु का जो वर्णन था उसी का विस्तार किया हुआ है कि ये जीवन है, दाहनाशन है, स्पर्श और पान से ये वात कफघ्न है, तृष्णाहर है, लघु है, तीक्ष्ण है, इसकी वजह से ये कफ निर्हरण करने वाला है, गंडूष धारण करने की वजह से ये मुखवैरस्य दौर्गंध्य दूर करने वाला है, मलशोष करने वाला है और क्लम दूर करने वाला है, ये दीपन है और भेदी है। आस्थापन बस्ती में इसका प्रयोग बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो इसी तरीके से ये सुश्रुत का जो वर्णन है, इसी तरीके का वर्णन अष्टांग हृदय में भी हमें मिलता है। और एक अलग सा वर्णन यानी कि कुछ व्याधियों के नाम यहाँ पर बताए हैं, जो कि है कृमि, रुद्रोग, गुल्म, अर्श और पांडु। इसमें हम धान्याम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ बस्ती शूल अगर है तो वहां पर भी धान्याम्ल का प्रयोग हो सकता है। अम्ल रस का जैसे वर्णन आया हुआ है कि जो स्पर्श में शीत है लेकिन कर्म में और वीर्य में उष्ण है, उसी तरीके से ये धान्याम्ल स्पर्श में शीत है लेकिन भेदी है, तीक्ष्ण है
और उष्ण है, जिसकी वजह से ये वात कफघ्न इस तरीके का काम करता है। तो आस्थापन बस्ती में ये उपयुक्त है, ये अष्टांग हृदय में भी इसका वर्णन आया हुआ है। तो इसी के साथ पूरे बृहत्त्रयी में हमें कई जगह पर धान्याम्ल का वर्णन मिलता है। वो वर्णन या वो रेफरेंसेस अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कि पहला है अष्टांग हृदय के रेफरेंसेस हम देखेंगे, जिसमें गंडूशादि विधि में गंडूश के लिए धान्याम्ल का प्रयोग बताया है, जो कि दौर्गंध्य नाशन और आस्य वैरस्य में उपयुक्त है। क्षाराग्नि कर्म विधि में क्षारदग्ध अगर व्रण है तो वहां पर व्रण रोपण के लिए धान्याम्ल का प्रयोग है। छर्दी रुद्रोक तृष्णा में तृष्णाहर के स्वरूप में अभ्यंतर पान के लिए धान्याम्ल का प्रयोग है। या अर्श में गुदवर्ती के स्वरूप में भी जो हम द्रव्य जैसे कि जिमुतक वहां पर दिया हुआ है, तो जिमुतक के साथ पिष्ट करने के लिए धान्याम्ल का प्रयोग है। या अनुपान के स्वरूप में भी धान्याम्ल का प्रयोग अर्श में किया हुआ है। अष्टांग हृदय में ही और ये सारे रेफरेंसेस मिलते हैं, जिसमें गुल्म चिकित्सा में शूल या अनाह हर ये गुणधर्म पाने के लिए हिंगवादी या दशमूलादि घृत या लशुनादि घृत इसके प्रिपरेशन में एज अ कंटेंट एक धान्याम्ल है। यह श्वित्र कृमि इसकी जो चिकित्सा बताई है, इसमें भी अनुपानार्थ धान्याम्ल का प्रयोग है। या वातशोणित में वात कफज अगर वातशोणित है तो वहां पर प्रलेप के लिए मधुशिग्रु बीज के साथ धान्याम्ल का प्रयोग है। सर्वाक्षी रोग प्रतिषेध में भी नेत्र धारा के लिए भी धान्याम्ल का प्रयोग है। या कर्ण रोग में भी इवन तेल का प्रयोग है, जिसका अभ्यंग करने के लिए कहा है और उसका एक कंटेंट धान्याम्ल है। शिरोरोग प्रतिषेध में भी केश रंजनार्थ जो लेप आया हुआ है, जहां पर माशादि बाकी के द्रव्य भी है, तो उसके साथ धान्याम्ल का प्रयोग है। और क्षुद्र रोग में भी लेपन के लिए यहाँ पर धान्याम्ल का प्रयोग है, जिसमें निम्बपत्र या कासीस ऐसे भी द्रव्यों का प्रयोग है। चरक संहिता में भी बहुत जगह पर हमें धान्याम्ल के रेफरेंसेस मिलते हैं। अष्टांग हृदय से जो अलग है उसका कुछ यहाँ पर उल्लेख मैंने किया है, जैसे कि उपकल्पनीय अध्याय में बेसिकली पंचकर्म उपयुक्त जो सामग्री का वर्णन है, तो उसमें एक धान्याम्ल का भी वर्णन आया हुआ है, या जिसका हमें संग्रह करना चाहिए। यज्ञपुरुषीय में जैसे मैंने कहा कि धान्यासव के जो प्रकार आए हुए हैं 6, उसमें से एक ये बताया है। विरेचक द्रव्य के स्वरूप में भी धान्याम्ल का वर्णन है। या अम्ल स्कंद में भी धान्याम्ल आया हुआ है। पुरुष क्षय अगर है तो वहां पर धान्याम्ल का प्रयोग करना उचित है। और बहुत सारे लेप है, जैसे हमने अभी देखे, तो वातशोणित में भी वहां पर लेप के स्वरूप में धान्याम्ल का प्रयोग उपयुक्त है। सुश्रुत संहिता में भी बहुत सारे रेफरेंसेस आए हैं, जैसे कि वातशोथ में परिषेक के लिए धान्याम्ल का प्रयोग है। या महावात व्याधि में जैसे कि पित्तानुबंध है वात व्याधि को, तो वहां पर अभ्यंग परिषेक या प्रदेह के स्वरूप में धान्याम्ल का प्रयोग है। अर्श में क्षार कर्म के पश्चात प्रक्षालनार्थ इसका प्रयोग है। या विद्रधि में बाष्पस्वेदन के लिए या उपनाह में भी धान्याम्ल का प्रयोग है। स्वेदावचारणीय में जैसे उष्म स्वेद में या नाड़ी स्वेद में या बाष्पस्वेद में धान्याम्ल का प्रयोग है। अवगाह के लिए भी धान्याम्ल उपयुक्त है। शिरोरोग में पित्त रक्तज अगर शिरोरोग है तो वहां पर लेपन के लिए या परिषेक के लिए धान्याम्ल उपयोग में लाया जाता है। नैगमेश प्रतिषेध में परिषेक के लिए आया हुआ है। ज्वर में दाह शमनार्थ जो लेप आए हुए हैं तो उसमें भी एक धान्याम्ल आया हुआ है। और गुल्म में उपनाह के स्वरूप में या परिषेक के स्वरूप में या अवगाह के स्वरूप में भी धान्याम्ल का प्रयोग हम जरूर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये धान्याम्ल बाह्य और अभ्यंतर ये दोनों स्वरूप में हम कर सकते हैं। जैसे बाह्य में परिषेक है, अवगाह है, बाष्पस्वेद है, नाड़ी स्वेद है, या अविकीड़ी जैसे हमने देखा है, तो उसमें भी हमने धान्याम्ल का प्रयोग देखा है। उसमें स्वेदन के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। या बहुत सारे प्रलेप है, गंडूश है, या प्रक्षालन के लिए भी हम धान्याम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। अभ्यंतर में जैसे हमने अभी देखा कि अनुपान के स्वरूप में इसका प्रयोग हो सकता है। या लशुनादि जैसे या दशमूलादि जैसे सिद्ध घृत जो है उसमें एक कंटेंट धान्याम्ल है। आस्थापन में जैसे कि शोधन बस्ती है सुश्रुतोक्त, तो उसमें धान्याम्ल का प्रयोग होता है।
गुदवर्ती में एक कंटेंट धान्याम्ल होता है जो जिमुतक के साथ स्पेशली किया जाता है, और विरेचनोपग द्रव्य के स्वरूप में भी या विरेचक अगर द्रव्य हम देते हैं तो उसका अनुपान इस स्वरूप में भी हम धान्याम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम अभी एक्चुअल प्रोसीजर देखेंगे कि धान्याम्ल कैसे बनाया जाता है। तो पहले हम मटेरियल देखेंगे। तो द्रव्य के स्वरूप में इसमें आता है पहले शाली 125 ग्राम, जिसका हम बाद में मंड बनाने वाले हैं। कुलत्थ 125 ग्राम है, जिसका हम क्वाथ बनाने वाले हैं। प्रक्षेप के स्वरूप में माश 62.5 ग्राम, शुंठी, सरशप, जीरक, सैंधव, हिंगू और हरिद्रा, ये हर एक द्रव्य हमें 6.25 ग्राम ऐसे लेने हैं, यानी कि ये शुंठी से लेकर हरिद्रा तक कुल मिलाकर 37.5 ग्राम्स हो जाते हैं। हमें वेतस पत्र अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम्स और एक नींबू उसका रस हमें लेना है, क्योंकि ये धान्याम्ल का प्रिपरेशन है। तो वेतस पत्र या नींबू, ये दोनों में से कोई एक भी हम प्रयोग में ला सकते हैं या दोनों भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। हमें जो अम्लता एक्सपेक्टेड है तो वेतस पत्र से या लेमन से, नींबू स्वरस से ये पाया जाता है। हमें एक ग्लास जार लगने वाला है, अप्रोक्सीमेटली 2.5 लीटर्स उसकी कैपेसिटी होना आवश्यक है। सरसप तेल क्वांटिटी सफिशिएंट उतना लगने वाला है। एक कॉटन क्लोथ जो थोड़ा थिन हो वो हमें लगेगा, एक थ्रेड लगेगा और एक पीएच मीटर लगने वाला है। इसके बाद हम पूर्व कर्म देखेंगे। तो पूर्व कर्म में पहले हम भरड़ करके लेंगे शाली का, कुलत्थ का और माश का। सेकंडली हम फाइन पाउडर्स बना लेंगे शुंठी, सरसप, सैंधव, जीरक, हिंगू और हरिद्रा, ये जो हमें प्रक्षेप डालने हैं इसकी फाइन पाउडर हम बना लेंगे। और वेतस पत्र जो है वो हम छोटे छोटे पीसेस में उसके टुकड़े कर लेंगे। उसके बाद शाली मंड का प्रिपरेशन हम करेंगे, जो कि है 125 ग्राम्स हम शाली लेंगे, उसमें 200 ml पानी डालेंगे और 1500 ml शाली का मंड हम बनाएंगे। तीसरा जो है जो प्रिपरेशन ऑफ कुलत्थ क्वाथ है, तो कुलत्थ हम लेंगे 125 ग्राम्स, 200 ml पानी लेंगे और जैसे कि 1:16 पानी लेना है और उसमें से 1/4 हमें क्वाथ रखना है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने 125 ग्राम्स कुलत्थ लिया हुआ है, 200 ml पानी लिया है और 500 ml उसका क्वाथ हमने रखा हुआ है। पूर्व कर्म में हमने जो जार है हमारा वो सरसप तेल से अंदर से स्मियर करके लिया हुआ है। यहाँ पर प्रधान कर्म में हम देखेंगे कि अभी हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स ये जो ग्लास का जार हमने लिया है उसमें किस तरीके से ऐड करने वाले हैं या मिक्स करने वाले हैं। तो पहले हम शाली मंड लेंगे जो कि 1500 ml है, उसमें हम ऐड करेंगे कुलत्थ क्वाथ जो कि 500 ml है। फिर बाकी के जो प्रक्षेप द्रव्य हमने देखे हैं वो 37.5 ग्राम्स टोटल मिलाकर जो हमने रखे हैं वो उसमें डाल देंगे। माश का जो चूर्ण हमने रखा है, भरड़ चूर्ण लिया है, वो 62.5 ग्राम्स उसमें डालेंगे। फिर वेतस पत्र 5 ग्राम तक डालेंगे और एक जो नींबू हमने कट करके रखा है तो उसका जूस या रस उसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये सारा मिश्रण जो है ये हमने पहले से ही जिसे स्मियर किया हुआ है सरसप तेल से, ऐसे ग्लास के जार में ये सारा मिश्रण हम करने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे पश्चात कर्म। तो कवर द माउथ ऑफ द जार विथ कॉटन क्लोथ। जैसे हमने देखा कि कॉटन क्लोथ हमने थीन लिया है तो उससे ये पूरा जो उसका माउथ है ये हमने कवर करके लिया है और वो अच्छे से टाई करके लिया है, टाइटली वहां पर बांधा है। कीप द जार इन प्रॉपरली वेंटिलेटेड प्लेस। ये जो हमें रखना है जार, ये एक प्रॉपरली वेंटिलेटेड प्लेस में रखना है। आफ्टर 4 days ऑब्जर्व पीएच बाय पीएच मीटर, क्योंकि हमें देखना है कि ये धान्याम्ल जो तैयार हुआ है ये उसमें अम्लता आई हुई है कि नहीं, इसीलिए हमें ये पीएच टेस्ट करना है। एंड फिल्टर द धान्याम्ल एंड कीप इन क्लीन एंड ड्राई ग्लास जार। तो जो प्रिकॉशंस हमें लेने हैं उसमें से पहला प्रिकॉशन है ग्लास जार कंटेनिंग धान्याम्ल शुड बी केप्ट इन वेल वेंटिलेटेड प्लेस। तो यहाँ पर वेल वेंटिलेटेड प्लेस ये जब मैं कहती हूँ
तो इसका मतलब है कि हमें ये बहुत ही धूप में भी नहीं रखना है, ना ही बहुत छांव में रखना है। ये ऐसे रखना है जहां पर हमें हवा भी आ रही है, वहां पर हमें सनलाइट भी मिल रही है, लेकिन बहुत कड़ी धूप या छांव ये वहां पर नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारा फर्मेंटेशन जो है अच्छी तरह से हो जाए। 1/4 ग्लास जार शुड बी केप्ट एम्प्टी आफ्टर फिलिंग धान्याम्ल। तो यहाँ पर धान्याम्ल रखने के बाद हमें ये पता होना जरूरी है या देखना जरूरी है कि ये जो ग्लास जार है ये हमने ऊपर से 1/4 वहां पर एम्प्टी रखा है, स्पेस रखी है, क्योंकि ये जो हमें अम्लता या ये जो संधान कर्म है, आसुत प्रक्रिया होने वाली है, इसकी वजह से अगर ये हमने जार फुल फिल किया तो बाहर आने की संभावना होगी, इसीलिए 1/4 वहां पर जगह होना आवश्यक है। माउथ ऑफ ग्लास जार शुड बी टाइड विथ थिन कॉटन क्लोथ, क्योंकि बाहर से कोई धूल या कोई मिट्टी अंदर नहीं जानी चाहिए, इसीलिए ऊपर से ये ढकना जरूरी है। और ग्लास जार शुड बी क्लीन एंड ड्राई, ये भी बहुत आवश्यक है। जैसे कि जिसमें हम ये मिक्स करने वाले हैं या फिल्टर करने के बाद जिसमें हम ये धान्याम्ल रखने वाले हैं, ये दोनों ग्लास कैसे होने चाहिए, तो क्लीन भी होने चाहिए और टोटली ड्राई भी होने चाहिए, अदरवाइज उसमें फंगस लग सकता है। और जैसे हमने अभी देखा कि धान्याम्ल का प्रयोग हम अभ्यंतर स्वरूप में भी करने वाले हैं और बाह्य स्वरूप में भी करने वाले हैं, तो वहां पर अगर फंगस लगता है तो हम उसका प्रयोग अभ्यंतर भी नहीं कर पाएंगे और बाह्य भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये जार क्लीन और ड्राई होना बहुत आवश्यक है। आज हम देखने वाले हैं धान्याम्ल निर्माण विधि। साहित्य: शाली, कुलत्थ, माश, सर्षप, सैंधव, शुंठी, हिंगू, हरिद्रा, जीरक, वेतसपत्र और नींबू। ग्लास जार 2.5 लीटर्स कैपेसिटी, सर्षप तेल, कॉटन क्लॉथ और थ्रेड। शाली ली है हमने 125 ग्राम्स। कुलत्थ भरड़ हमने ली है 125 ग्राम्स, इसका हमें क्वाथ बनाना है। ये सारे प्रक्षेप द्रव्य आप देख सकते हो, जिसमें माश भी है। तो ये सारे प्रक्षेप द्रव्य कुल मिलाकर 37.5 ग्राम्स हो रहे हैं और माश जो है वो 62.5 ग्राम्स माश की भरड़ हमने यहाँ ली है। ये शाली जो है 125 ग्राम्स, उसमें 2 लीटर पानी हमने ऐड किया है शाली मंड के लिए। और कुलत्थ जो है 125 ग्राम्स, उसमें 2 लीटर पानी ऐड किया है ताकि उसका 500 ml तक हमें क्वाथ बनाना है। तो यहाँ पर शाली मंड भी तैयार है, 1500 ml तक शाली मंड लिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि शाली पूरी तरह से पक गई है। तो ये जो ग्लास जार था वो सर्षप तेल से हमने अंदर से ये स्मियरिंग चल रहा है और अंदर से अच्छे से स्मियर किया है। अभी हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं धान्याम्ल के। तो पहले ये शाली मंड ऐड हुआ है और उसके ऊपर कुलत्थ का क्वाथ हमने डाला है और ये दोनों द्रव्य अच्छे से मिक्स करके लिए हुए हैं। इसमें अभी हम ऐड कर रहे हैं 37.5 ग्राम्स, जो हमारे सारे प्रक्षेप द्रव्य थे उनको हमने यहाँ पे मिला दिया है। और उसके ऊपर ये जो माश का चूर्ण था वो हमने ऐड किया है। ये पूरा मिश्रण जो है हमने एक साथ अच्छे से मिक्स किया है और उसके ऊपर अभी हमने ये वेतसपत्र डाले हुए हैं। तो वेतसपत्र या नींबू, इसमें से एक या दोनों भी हम इसमें डाल सकते हैं, ताकि ये जो हमारा धान्याम्ल है, तो जिसमें हमें अम्लता अपेक्षित है, वो अच्छे से आ सके। तो हमने यहाँ पर वेतसपत्र और नींबू ये दोनों का भी प्रयोग यहाँ पर किया हुआ है, ताकि हमें जो अम्लता एक्सपेक्टेड है वो अच्छे से आ जाए। अभी ये पूरा मिक्स होने के बाद जो ये जार है, इसका मुंह हमने कॉटन क्लॉथ से, कपड़े से अच्छे से ढक दिया है और नाड़ी से इसका बंधन यहाँ पर चल रहा है। तो ये कॉटन क्लॉथ थिन होना चाहिए और अच्छे से वो उसके ऊपर से हमने ढका हुआ है। तो इसका फॉर्मूला है शाली मंड, कुलत्थ क्वाथ, प्रक्षेप, माश और वेतसपत्र और एक नींबू। इस तरीके से ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स करके लिए हैं। 4 दिन के बाद जब हमने इसका पीएच देखा तो वो 3.07 इतना था। इसका मतलब है कि इसे अम्लता आ चुकी है, जो कि हमें एक्सपेक्टेड है। ये पूरा धान्याम्ल अभी हमने फिल्टर करके लिया है
और अच्छे से ये फिल्टर करके नीचे का जो पार्ट है, घन भाग जो है, वो हमने सेपरेट किया है। आप यहाँ पर धान्याम्ल देख सकते हो, हरिद्रा की वजह से यहाँ पर एक येलोइश टिंज आप देख सकते हो। तो प्रिकॉशंस हमें लेनी है कि 1/4 jar शुड बी केप्ट एम्प्टी, jar शुड बी केप्ट इन वेल वेंटिलेटेड प्लेस एंड jar शुड बी क्लीन एंड ड्राई। तो इस तरीके से ये सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद अगर हम धान्याम्ल बनाते हैं तो हम उसका प्रयोग बाह्य और अभ्यंतर दोनों के लिए भी अच्छे से कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में जैसे कि ये पंचकर्मोपचार ये हमारा मुख्य विषय है, तो उसमें धान्याम्ल बहुत प्रकार से उपयोग में ला जाता है, जैसे कि आस्थापन के प्रयोग में लाता है, या गंडूश है, या परिषेक है, अवगाह है, इतने सारे, या इवन स्वेदन के लिए इसका बहुत बार उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में धान्याम्ल निर्माण विधि बताने की मैंने कोशिश की है, जिसमें मैंने पूर्व कर्म में क्या क्या लेना है, कितने प्रमाण में लेना है, कैसे लेना है, ये सारी बातें बताई है। प्रधान कर्म में मिक्सिंग कैसे करना है और पश्चात कर्म में कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, ये सारी बातें बताने की मैंने कोशिश की है। उसी के साथ साथ बृहत्त्रयी में और भाव प्रकाश निघंटु में आने वाले सारे रेफरेंसेस बताने की मैंने कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई आशंका है तो आप कमेंट डाल सकते हो, या agasti_ayurved@yahoo.com इसमें मेल कर सकते हो, या 9834621209 इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। पुनश्च धन्यवाद।